नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। नमस्ते और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज का हमारा विषय जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की दुनिया से है। हमारे पास बायोलॉजी की एक किताब के कुछ पन्ने हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवंशिक विकारों के बारे में बताते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। आज हम समझेंगे कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस मतलब वंशावली विश्लेषण के जरिए बीमारियों का पता कैसे लगाया जाता है, और फिर हम मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, ये एक तरह की गहरी पड़ताल होने वाली है जो हमारे एक श्रोता की खास मांग पर तैयार की गई है। तो सबसे पहले म्यूटेशन, आसान भाषा में ये क्या है? सोर्स के अनुसार ये डीएनए सीक्वेंस में होने वाला एक बदलाव है। हाँ, मतलब जिससे किसी जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल सकता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप। बिल्कुल। और देखिए, ये बदलाव क्रोमोसोम के लेवल पर भी हो सकते हैं या फिर जैसा सोर्स में लिखा है डीएनए के सिर्फ एक बेस पेयर में। सिर्फ एक बेस पेयर में? हाँ, जब एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव होता है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका एक सबसे क्लासिक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। और ये म्यूटेशंस होते क्यों हैं? मुझे याद है सोर्स में म्यूटाजेंस शब्द का जिक्र था। हाँ, म्यूटाजेंस वो फिजिकल या केमिकल एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन पैदा करते हैं। जैसे यूवी रेडिएशन एक बहुत कॉमन म्यूटाजन है। अच्छा, तो अब इंसानों में इन आनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कैसे किया जाता है? मतलब हम सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पेडिग्री एनालिसिस की भूमिका आती है। पेडिग्री एनालिसिस? इसमें हम किसी खास लक्षण या बीमारी का कई पीढ़ियों तक विश्लेषण करने के लिए एक फैमिली ट्री या कहिए वंशावली चार्ट बनाते हैं। सोर्स में दिए गए सिंबल्स जो फिगर 4.13 में है काफी दिलचस्प है। स्क्वायर का मतलब है पुरुष और सर्कल का मतलब है महिला। हाँ, और अगर कोई सिंबल रंगा हुआ मतलब शेडेड है तो उसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस बीमारी से प्रभावित है। और ये जो लाइनें हैं जो सिंबल्स को जोड़ती हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पुरुष और महिला के बीच हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है मीटिंग, और अगर रिश्तेदारों के बीच मीटिंग हो तो डबल लाइन का इस्तेमाल होता है। तो इस चार्ट को देखकर हम बीमारी के इनहेरिटेंस पैटर्न का पता लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, हम पैटर्न ढूंढते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। चलिए, तो अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो दो बड़ी श्रेणियां सोर्स में बताई गई हैं उन पर आते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो हैं जो किसी एक जीन मतलब सिंगल जीन में बदलाव या म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस से इन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैटर्न बहुत साफ होता है। चलिए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। पहला है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम पर, शायद इसीलिए ये पुरुषों में ज्यादा आम है। बिल्कुल सही। पुरुषों में लगभग 8% पुरुष इससे प्रभावित होते हैं, जबकि महिलाओं में ये सिर्फ 0.4% है, क्योंकि पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो उनके पास कोई बैकअप नहीं होता? कोई बैकअप नहीं। अगला है हीमोफीलिया। ये भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें खून का थक्का नहीं जमता, सही कह रही हूं मैं? हाँ, इसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी एक प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया का परिवार इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अच्छा, हाँ, मैंने पढ़ा है, जहां यह बीमारी एक कैरियर महिला से उनके पुरुष वंशजों में फैली थी। जी। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सोर्स कहता है कि ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये बीमारी सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होती, मतलब ये एक्स या वाई लिंक्ड नहीं है। ओके। और ये तभी होती है जब माता और पिता दोनों इसके कैरियर हों। अगर सिर्फ एक से जीन मिलता है तो व्यक्ति सिर्फ कैरियर होता है, बीमार नहीं। सोर्स में दिया गया चित्र फिगर 4.15 बहुत स्पष्ट है। इसमें दिखाया गया है कि छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। हाँ, हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन में। और डीएनए में GAG की जगह GTG हो जाता है। बस इतना सा बदलाव। बस इतना सा, एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। और इसी एक बदलाव से रेड ब्लड सेल्स का आकार गोल से बदलकर हंसिया यानी सिकल जैसा हो जाता है। कमाल है। अगला है थैलेसीमिया। ये भी खून से जुड़ा एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये सिकल सेल एनीमिया से कैसे अलग है? दोनों हीमोग्लोबिन से जुड़े हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और सोर्स इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव
मतलब गुणात्मक समस्या है। क्वालिटेटिव। हाँ, यानी गलत तरह का हीमोग्लोबिन बनता है, जबकि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक समस्या है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा में कमी। बिल्कुल। इसमें हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है या होता ही नहीं है। तो एक में गलत प्रोटीन है, दूसरे में कम प्रोटीन है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। तो अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये एक सिंगल जीन से कहीं ज्यादा बड़ा मामला लगता है। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल का एक पूरा चैप्टर ही या तो गायब हो गया है या एक्स्ट्रा कॉपी हो गया है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। ये एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या में कमी, अधिकता या उनके असामान्य अरेंजमेंट के कारण होते हैं। इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी। सोर्स में 3 मुख्य उदाहरण दिए गए हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम। हाँ, डाउन सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से होता है। एक एक्स्ट्रा कॉपी। जी, इसीलिए इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राई मतलब 3। इसके लक्षणों में छोटा कद, गोल सिर और मानसिक विकास का धीमा होना शामिल हैं। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। ये एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब नॉर्मल XY की जगह जेनेटिक मेकअप XX-Y हो जाता है। XXY। तो इसका क्या असर होता है? ऐसे व्यक्ति ओवरऑल तो मैस्कुलिन होते हैं, पर उनमें कुछ फेमिनिन लक्षण जैसे गायनिकोमास्टिया यानी ब्रेस्ट का विकास भी हो सकता है, और ये लोग स्टेराइल यानी बांझ होते हैं। और आखिरी है टर्नर सिंड्रोम। ये शायद इसका उल्टा है। एक तरह से हाँ, ये महिलाओं में होता है और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति होती है। मतलब नॉर्मल XX की जगह मेकअप होता है X0। X0 हाँ। मतलब एक क्रोमोसोम कम। हाँ, और इस वजह से ऐसी महिलाएं भी स्टेराइल होती हैं क्योंकि उनकी ओवरीज अविकसित मतलब रूडिमेंट्री होती हैं। तो आज हमने एक सिंगल बेस पेयर में होने वाले छोटे से बदलाव से लेकर पूरे क्रोमोसोम के घटने बढ़ने तक की ये यात्रा की। और इससे ये पता चलता है कि हमारा जेनेटिक मेकअप कितना सटीक और कितना नाजुक होता है। एक छोटा सा बदलाव भी कितनी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। सोर्स इन बदलावों को डिसऑर्डर या विकार के रूप में दिखाता है, जो वो हैं भी। लेकिन शुरू में ये भी कहा गया था कि म्यूटेशन ही वेरिएशन यानी विभिन्नता का कारण है। और वेरिएशन ही विकास यानी एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। तो यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि हम जेनेटिक गलतियों को बीमारी के नजरिए से देखने और विकास की प्रक्रिया के एक मौलिक हिस्से के रूप में देखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। सही बात है। आखिर कब एक वेरिएशन एक डिसऑर्डर बन जाता है? जैसे सिकल सेल का ही जीन एक कॉपी में मलेरिया से बचाता है, पर 2 कॉपी में बीमारी बन जाता है। तो वो लाइन कहाँ है? वो लाइन कहाँ है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।